नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिल और दुनिया मंच और मैं हूं आपका होस्ट आरजे आलोक। हमारी इस श्रृंखला में हम लगातार उन विषयों पर बातचीत करते हैं जो दिल से भी जुड़े हैं और दुनिया की बदलती हुई तस्वीर से भी। कुछ समय पहले हमारी एक बहुत दिलचस्प बातचीत हुई थी चंद्रा के साथ और उस एपिसोड को आप सभी ने इतना प्यार दिया, इतने संदेश और प्रतिक्रियाएं भेजी कि हमें लगा इस बातचीत को यहीं रोकना नहीं चाहिए। इसलिए आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। आपकी उत्साही सहभागिता और प्रतिक्रियाओं के चलते दिल और दुनिया मंच पर एक बार फिर हमारे साथ हैं चंद्रा। चंद्रा एक अनुभवी टैरो रीडर हैं जो पिछले एक दशक से अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ काम कर रही हैं। इसके साथ साथ वे कंटेंट क्रिएटर और टैरो ट्यूटर के रूप में भी सक्रिय हैं और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से टैरो को एक खुले और सुलभ ज्ञान के रूप में लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी बातचीत का विषय है द वर्ल्ड ऑफ ऑनलाइन टैरो प्लेटफॉर्म्स एंड रीडर्स, एन इनसाइडर्स पर्सपेक्टिव। ऑनलाइन रीडर के लिए क्या जानना जरूरी है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन टैरो प्लेटफॉर्म्स की दुनिया वास्तव में कैसे काम करती है, इसके पीछे की रियलिटीज क्या हैं, और अगर कोई इस क्षेत्र को समझना या इसमें कदम रखना चाहे तो किन बातों को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बिना देर किए बातचीत की शुरुआत करते हैं चंद्रा के साथ। चंद्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे शो पे। धन्यवाद आलोक जी। फिर से दिल और दुनिया के मंच के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। इतने सुंदर परिचय के लिए शुक्रिया। और मैं भी इस बातचीत के लिए उत्सुक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज के जो कॉन्वर्सेशन है उससे हमारे सुनने वालों के लिए, श्रोताओं के लिए एक पर्सपेक्टिव और एक मीनिंगफुल इंसाइट निकल कर आएगी जो कि उनको एक सही मार्गदर्शन दे पाएगी। तो चलिए, पहला शुरुआत का प्रश्न मेरे दिमाग में, जहन में जो आ रहा है वो कुछ इस तरह से है। आजकल एस्ट्रोलॉजी और टैरो के इतने सारे ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहां जिस तरफ भी आप स्क्रॉल कीजिए कोई ना कोई ऐप दिखाई दे जाता है। तो जहां लोग रीडिंग्स भी लेते होंगे, ऑब्वियसली बाहर से देखने पर ये दुनिया थोड़ी मिस्टीरियस लगती है हम जैसे लोगों को। आपके अनुभव में ये प्लेटफॉर्म्स असल में काम कैसे करते हैं, कुछ इसके पीछे की कहानी हमें समझाइए। जी जी, देखिए आलोक जी, सही कहा आपने कि बाहर से इस अगर पूरे स्पेस को देखे तो सच में थोड़ा सा एक मिस्टिक सेटिंग लगती है और थोड़ी ग्लैमरस भी लगती है ना, कि एक ऐप खोलिए, एक रीडर सेलेक्ट हो जाता है और कुछ ही मिनटों में एक रीडिंग सेशन शुरू हो जाता है। जैसे एक जादू का पिटारा है जिसमें यस एंड नो आंसर्स आपकी सारी मुश्किलों को चुटकियों में हल कर देते हैं ना। सो दैट इज द परसेप्शन एज वी सेड, राइट? बट बिहाइंड द सीन इट इज एक्चुअली अ फेयरली स्ट्रक्चर्ड डिजिटल इकोसिस्टम। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो प्लेटफॉर्म जो है आलोक जी, एक डिजिटल ब्रिज की तरीके से काम करते हैं। एक तरफ वो लोग होते हैं जो कि अपने जीवन के किसी मोड़ पर कोई क्लैरिटी या गाइडेंस चाहते हैं, और दूसरी तरफ एस्ट्रोलॉजर्स। तो आज की बातचीत में हम इसको एक ब्रॉड कैटेगरी में एस्ट्रोलॉजर्स के नजरिए से देखेंगे, जो जिसमें ज्योतिष होते हैं या साइकिक होते हैं या रीडर्स होते हैं। सो ये इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी विधा यूज कर रहे हैं ना। तो वो एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो कि एक तरीके से एक कंसल्टेंसी या काउंसलिंग होती है ना, इन ईसोटेरिक रेल्म। प्लेटफॉर्म या एप्स जो है वो उस कनेक्शन को पॉसिबल बनाता है, एक फैसिलिटेटर है टेक्नोलॉजी, इंटरफेस, पेमेंट सिस्टम्स और टाइमिंग के माध्यम से। इसको ऐसे कहूँ आलोक जी, तो जैसे पहले के समय होता था ना कि हम लोग को कहीं गाइडेंस लेने जाना होता था तो फिजिकली उस रीडर या एस्ट्रोलॉजर के पास जाते थे हम। आपके और मेरे एक्सपीरियंस में भी हमने कभी ना कभी तो किसी ज्योतिष को, पंडित को अपनी हाथ या कुंडली दिखाई होगी, राइट? हाँ, लेकिन वो जमाना था जब हमें खिड़की कुंडा खटका के उसके दरवाजे के अंदर जाना पड़ता था। आज वही चीज डिजिटल स्पेस में शिफ्ट हो गई है ना। तो एक पर्सन दे कुड बी सिटिंग इन दिल्ली, लंदन और न्यूयॉर्क, बट जो रीडिंग सेशन है या कंसल्टेंसी है वो कहीं भी फैसिलिटेट हो जाती है। सो इन दैट सेंस
ये जो टेक्नोलॉजी है उसने डिस्टेंस और टाइम के जोन के डिफरेंशियल्स को ना इररिलेवेंट बना दिया है। टेक्नोलॉजी आपको एक सेफ स्पेस देती है जहां सीकर और रीडर कनेक्ट करता है, सॉर्ट ऑफ एन एनर्जी एक्सचेंज व्हिच इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड एथिक्स। जो सीकर्स के लिए काम करता है आलोक जी, जो आपने पूछा कि ये प्लेटफॉर्म जो है ना वो लोगों को एनोनिमिटी देते हैं। हाँ, वो एक इसका एडवांटेज है, क्योंकि कई बार जो लोग हैं वो ऐसी बातें शेयर करते हैं जो वे किसी परिचित व्यक्ति के साथ या फिर फर्ज करिए जो फेस टू फेस कंसल्टेंसी में आप आसानी से नहीं कह पाएंगे ना। इसलिए इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मॉडर्न डिजिटल कॉन्फेशनल, जिसमें कोई जजमेंट नहीं होता, बस सुनने और समझने और राह पाने की एक जगह होती है। तो अगर बहुत सिंपल तरीके से कहें आलोक जी, तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो एसेंशियली एक मीटिंग पॉइंट्स हैं डिजिटल वर्ल्ड में, टेक्नोलॉजी उस कनेक्शन को संभव बनाती है और रीडिंग सेशंस को मीनिंगफुल बनाता है। लेकिन सबसे और अहम बात आलोक जी, जो अपने कॉन्वर्सेशन के माध्यम से अपने श्रोता तक हमको ये जाननी और समझनी जरूरी है कि जो एप्स, ये जो बाकी एप्स है, क्योंकि आजकल तो हमारी जो डेली रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो एप्स पे निर्भर करती हैं, जी। लेकिन जो बाकी एप्स हैं जो हमारे टाइम्स और रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करते हैं, उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी के जो एप्स हैं फंक्शन जरूर करते हैं, लेकिन एक सटल फर्क है यहाँ पे आलोक जी। और वो ये है कि जो बाकी एप्स हैं वो हमारी आउटर वर्ल्ड की जरूरतों को पूरा करते हैं ना, जैसे ग्रोसरी शॉपिंग हो गई या आपके कपड़े हो गए, एपरल्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन यही जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके बारे में आज हम जिक्र कर रहे हैं, वो हमारी इनर वर्ल्ड की जरूरतों और क्लैरिटी से जुड़े होते हैं ना। और यही डिस्टिंक्शन मेक और ब्रेक बन जाता है, क्योंकि जो रीडर है या यूजर है, दोनों का एटीट्यूड और एप्टीट्यूड उस प्लेटफॉर्म या ऐप के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन इस प्रोसेस की जो सैंक्टिटी है, जो गहराई है, उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए, सो दैट इट डज नॉट बिकम अ प्योरली कमर्शियल एंडेवर, मनी स्पिनर कमर्शियल एंडेवर आलोक जी। चलिए, ये बात तो मुझे मतलब मेरे दिमाग में कई बार ये बात आती कि ये सब कुछ फेयर है, कहीं ये इस तरह के ऐप्स कोई इसके पीछे कोई ड्यूबियस खेल तो नहीं चल रहा है। एक आम आदमी के दिमाग में ये बात आ रही है, और वो जो हमें राय दे रहे हैं वो वास्तव में हमारी कुंडली के हिसाब से या हमारे हाथ की पामिस्ट्री के हिसाब से देते हैं या टैरो के हिसाब से देते हैं, तो मतलब सब कुछ फेयर है। ये सारी बातें, हालांकि ये पॉइंट आपका मुझे बड़ा पसंद आया कि जैसे एक एनोनिमिटी हमें देता है, हम अपनी वो बातें भी शेयर कर सकते हैं जो शायद फेस टू फेस हम किसी एस्ट्रोलॉजर से या टैरो रीडर से शेयर न कर पाते। इट्स लाइक कन्फेशन बॉक्स, जैसे चर्च में हुआ करता है, उस तरह का एक कन्फेशन बॉक्स सा हो जाता है जहां आपको कोई देख नहीं रहा है, आप बिल्कुल 1 to 1 भी हैं और आप बिल्कुल पर्दे के पीछे भी हैं। तो ये बात तो मेरी आपकी पसंद आई। लेकिन जब इतने सारे ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, तो इनमें कुछ इस तरह का तो कोई गेम तो नहीं चल रहा है इसके पीछे हम लोगों का, जिससे कि ये सब फेयर है? ये कैसे पता लगे? देखिए, ये जो अवेयरनेस है, ये आज की वार्तालाप के माध्यम से, जो कॉन्वर्सेशन के माध्यम से, from the spectrum of the seeker as well as from the spectrum of the reader, the one जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो सर्विस ले रहे हैं, ऑफ कोर्स आज जिसको बोलते हैं ना आलोक जी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, सो किसी भी चीज को सेगमेंट करके या बॉक्स करके देखना जो है वो सही नहीं रहेगा, बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक अ ब्लैंकेट परसेप्शन टू एनीथिंग, राइट? सो जो आपका जो सवाल है उसको वो उसका जो जवाब है वो ग्रे जोन में आता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी वुड लाइक टू एक्सप्लोर दिस टॉपिक डीपर, सो दैट अगर हम सही अवेयरनेस के साथ अगर इसको मोडालिटी को अप्रोच करें, देन इट बिकम्स अ विन विन सिचुएशन, राइट? तब एक आपको एक लेट डाउन फीलिंग नहीं होती, बिकॉज आपको पता है कि आप किस दिशा में आप जा रहे हो, किस दिशा में आप जा सकते हो, एंड दैट अलाउज यू टू मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, राइट आलोक जी? इसी तरह के प्रोग्राम से ये पता जाएगा कैसे रीडर को हमें ढूंढना चाहिए, तो फिर उसके साथ हम बात शेयर करें। चलिए, अगला सवाल पे मैं आता हूँ। कई लोगों को लगता है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर टैरो पढ़ना शायद एक आसान और जल्दी इनकम देने वाला काम होगा, मतलब लगता है कि भाई बहुत पैसा आ जाएगा, तो लेकिन इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या होती है, इसके बारे में वही ना? हाँ बिल्कुल, देखिए वही ना, जैसे आपने अभी बीच में पूछा, अभी आप इस कड़ी से दूसरे इस कड़ी को हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि परसेप्शंस तो ऑल ओवर है ना,
ये भ्रांतियां, अगर हमने अपने पहले पॉडकास्ट में भी इसका जिक्र किया है, तो जो सवाल आपने किया आलोक जी, ये परसेप्शन काफी कॉमन है। और मोर सो बिकॉज आजकल वही बोलते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है टाइप्स। हाँ सही बात। हाँ, तो चाहे चाहे वो एक, अगेन हम दोनों ही रेलम की बात करते हैं, जो सीकर्स हैं, जो सर्विस यूज करते हैं, जो रीडर्स हैं, वो जो इन प्लेटफॉर्म्स पे काम करना चाहते हैं, जब वो एक ये जो एडवर्टीजमेंट्स हैं, ये जो ग्लैमरस एडवर्टीजमेंट्स है, गुड लुकिंग एडवर्टीजमेंट्स है, देख कर लोगों को लगता है कि शायद एक ऐसा काम है जहां घर बैठ के आप प्रेडिक्शन दीजिए और इनकम अपने आप आने लगेगी ना। हाँ, छप्पर खुलेगा और धन वर्षा होने लगेगी, राइट। हाँ, तो सुनने में अट्रैक्टिव लगता है, अगर हम और आप उस जगह पे हो तो किसको नहीं लगेगा कि इट्स लाइक, बट ग्राउंड रियलिटी काफी इससे अलग होती है। इसके देखिए, सबसे पहले तो समझना ये जरूरी है कि क्विक मनी मॉडल नहीं है। इनफैक्ट एज दे से ना, दैट देयर नो लंचेस आर फ्री, यही एक कॉनिटेशन इसमें भी एप्लीकेबल है। कई बार एस्ट्रोलॉजर्स जो इस पे काम करने आते हैं सोच के क्विक मनी मॉडल है, उनके लिहाज से मैं बता रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजर्स जब ऑनलाइन अवेलेबल आते हैं तो उनको लगता है जो चैट और कॉल रिक्वेस्ट है वो उतनी तुरंत नहीं आती। कभी कभी क्या होता है, जो रिक्वेस्ट है वो आपको और कभी कभी इतनी सारी रिक्वेस्ट आ जाती है, जो रीडर है या एस्ट्रोलॉजर है वो ओवरवेल्म हो जाता है, यू हैव टू वर्क विदाउट अ ब्रेक। सो द फ्लो ऑफ द चैट एंड द कॉल रिक्वेस्ट, वो बहुत अनकंसिस्टेंट होता है और अनप्रिडिक्टेबल होता है। और एप्स और प्लेटफॉर्म्स आपको ये गारंटी नहीं करते कि आपका एक दिन में इतनी कॉल रिक्वेस्ट या चैट रिक्वेस्ट आएगी, आपकी इतनी अर्निंग होगी, राइट। सो दैट इज वन एस्पेक्ट। जो दूसरा एस्पेक्ट है, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, वो ये होता है आलोक जी, क्योंकि प्लेटफॉर्म जो है वो विजिबिलिटी के लिए फ्री या प्रमोशनल कंसल्टिंग भी करवाते हैं ना। आपने देखा होगा बहुत सारे बोल रहे हैं कि आप आइए, कोई चार्जेस नहीं है, आप प्रेडिक्शन लेके जाइए, 3 मिनट के लिए फ्री है, 1 मिनट के लिए फ्री है, थिंग्स लाइक दैट, राइट। तो ट्रैफिक अच्छा दिखाई देता है लेकिन इनकम उतनी प्रोपोर्शनेट नहीं होती। इसलिए इसलिए अगर आपको लग रहा है कि कोई भाई बहुत इजी मनी स्पेस है, बस आप बैठेंगे और खटाखट पैसे आने लगेंगे, तो क्या होता है कि आप रीडिंग्स तो कर रहे हैं, सर्विस तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन थकान और बर्नआउट महसूस होती है, क्योंकि आप और ये अक्सर जो है वो नए रीडर्स या नए होते हैं। अगर आप प्लेटफॉर्म पे, किसी नए प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहें और अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए, तो आपको ये करना पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई इस फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहता है, उसे सच में लगता है उसकी कॉलिंग है, तो शुरुआत में उसे सोल सोर्स ऑफ इनकम की तरह से नहीं देखना चाहिए। बेहतर है कि आपके पास कोई प्रोफेशनल स्टेबिलिटी हो और धीरे धीरे आप इसमें ग्रो करें। अगर कॉमन पार्लेंस में बोलो तो इसे आप साइड हसल की तरीके से लें। आलोक जी, हम लोग अपने पहले ब्रॉडकास्ट में मेरी जर्नी के बारे में बात कर चुके हैं, और जैसा कि आपको पता है और हमारे श्रोताओं को पता है कि मैंने 18 साल तक कॉर्पोरेट करियर में काम किया, और उस दौरान जो रीडिंग्स है वो मैं पैरेलली करती थी, राइट। और फिर एक ऐसा स्टेज आया जब मुझे लगा कि मैं अपने इस पैशन को फुल टाइम परस्यू कर सकूं, और मैंने इस कॉलिंग को प्रोफेशन बना लिया। इसलिए एक सटल डिफरेंस ये समझना जरूरी ये है कि कोई गिग है या ई कॉमर्स सर्विसेज है जिसमें ट्रांजैक्शन जो है वो मुख्य होता है, लेकिन जब एस्ट्रो कम्युनिटी द्वारा जो सपोर्ट दिया जाता है, जिस फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की इमोशनल क्लैरिटी से भी जुड़ा होता है ना, इसलिए अर्निंग के साथ साथ एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नेचुरली जुड़ जाता है। और इसी अवेयरनेस के साथ अगर कोई स्पेस में आता है आलोक जी, तो जर्नी ज्यादा बैलेंस तरीके से अनफोल्ड करती है। अदरवाइज क्या होता है ना कि वो सेंस ऑफ एग्जॉशन और बर्नआउट इज फॉर रियल। नहीं, मैं आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि ये जो काम है ये थोड़ा जिम्मेदारी का काम है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। ऐसे नहीं है कि आप कोई किराने का सामान बेच रहे हैं कि या कोई सब्जी बेच रहे हैं, जो अगर एक बार वो आदमी काम में नहीं आई तो वो फेंक देगा, क्योंकि उसकी इमोशनल और किसी तरह की फिजिकल वेलबींग दोनों कनेक्ट हो जाती है उससे, क्योंकि वो विश्वास करने लगता है। क्योंकि गेम सारा ट्रस्ट का है, विश्वास का है। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए, इस विश्वास और ट्रस्ट के नाम पे हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं और एक गाना सुन लेते हैं। शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। कल पे सवाल है, जीना फिलहाल है, खाना
मेरा जी आए आए। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे। ओ, 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 इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। तो अब ये बताइए, जैसे कोई टैरो रीडर या कोई एस्ट्रोलॉजी वाला इस तरह से ऑनलाइन जो काम करते हैं, वो इस दुनिया के साथ जब काम करना शुरू कर देते हैं, तो आपको क्या लगता है इसके सबसे बड़े पॉजिटिव्स क्या हैं और कहाँ चैलेंजेस सामने आते हैं, किस तरह की राह में दिक्कतें आती हैं उनको, तो ये कुछ बताइए। जी जी आलोक जी, देखिए बहुत अहम सवाल है, क्योंकि जब लोग इस पे काम करने आते हैं, दे कम इन विथ हाई एंड समटाइम्स वेरी अनरियलिस्टिक होप्स ना। लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटीज है जिन्हें समझना बहुत जरूरी है, जैसा कि आपने पूछा। एंड आई विश आई न्यू दिस अर्लियर। देखिए, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को समझना। क्योंकि जो पैसा, जो अमाउंट जो आपको प्रॉमिस किया जा रहा है, ये समझना जरूरी है कि उसका एक बड़ा हिस्सा प्लेटफॉर्म के इकोसिस्टम को जाता है ना। जो एस्ट्रो सर्विसेज होती हैं, जो प्रोवाइडर्स होते हैं, वो पूरा अमाउंट आपको एज अ सर्विस प्रोवाइडर नहीं आता, क्योंकि प्लेटफॉर्म का एक बिजनेस फ्रेमवर्क होता है। इसलिए जो भी इस स्पेस पे आता है, उसे मॉडल को समझकर अपनी खुद की जो फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस है ना, उसको सेट करना चाहिए। अच्छा। राइट। हाँ, उसके बाद एक दूसरा एस्पेक्ट जो है वो कंपटीशन का होता है ना, विच इज अ स्क्यूड सप्लाई एंड डिमांड मॉडल। एक ही प्लेटफॉर्म पे कई रीडर्स, कई एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, और नेचुरली हर कोई चाहता है कि जो सीकर्स हैं वो उसके पास आए। अच्छा। पर जो ऐप का या प्लेटफॉर्म का जो मैट्रिक्स होता है, which is more than, which is not fair and equal to all। हाँ। अच्छा। और ये जो आपने बोला ना कि आप कितने सारे एप्स एंड प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप एज एन आउटसाइडर एक क्विक लुक डालोगे आप उस इंटरफेस पे, तो आपको दिख जाएगा कि आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो अवेलेबल दिखते हैं एट ऑल टाइम्स। हाँ। और उसमें से कुछ ही गिनती के लोग होते हैं जो बिजी होते हैं। राइट। सो सो टू दैट कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट, क्योंकि 100, 200, हजारों में की तादाद में रीडर्स होते हैं, और रिक्वेस्ट जो है दे आर फार एंड फ्यू बिटवीन। जो तीसरी चीज है वो है रेटिंग्स और रिव्यूज के माध्यम से जो विजिबिलिटी बनती है, वो फैक्टर्स काफी अहम भूमिका निभाते हैं। और जो कि ये जो एस्पेक्ट्स हैं रिव्यूज और रेटिंग्स के, वो एस्ट्रोलॉजर के डोमेन में नहीं होते आलोक जी, क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव स्पेस होता है ना। एज अ यूजर अगर हम लोग बोले, तो हम भी आए बाय शाय नहीं देखते और किसी को भी नेगेटिव रिव्यू दे देते हैं ना, नॉट रियलाइजिंग कि दैट रेटिंग कैन अफेक्ट द प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ समवन ऑन द अदर साइड। राइट। तो ये होता है, बट देन दिस इज हाउ इट इज। राइट। सो लेकिन उस माध्यम से अगर हर रीडर हर रेटिंग या कमेंट को बहुत पर्सनली लेने लगी, तो ये स्पेस बहुत इमोशनली हैवी हो जाता है। राइट। एक और डायनेमिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक इसका जिक्र करना जरूरी है, वो ये है कि रेमेडीज और रिचुअल्स का। क्योंकि अक्सर ये एप्स जो प्लेटफॉर्म्स है ना, वो जेमस्टोन्स या रिचुअल्स या स्पेल कास्टिंग जैसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने पर फोकस प्रोवाइड करते हैं ना, दैट इज सेलिंग दीज रेमेडीज एज क्विक फिक्सेस, जैसा कि आपने शुरू में भी पूछा। हाँ। तो ये क्या गेम है, क्या गेम चल रहा है? लोगों को यही लगता है ना कि कोई गेम चल रहा है, ये कि आपके फेथ को, जिसपे आपको फेथ का खिलवाड़ बनाया जा रहा है। तो ये भ्रांति वहीं से पैदा होती है। दिस इज अ मिसकॉन्सेप्शन एंड अ मिसपरसेप्शन दैट हैड बीन परपेटुएटेड बिकॉज ऑफ दीज एप्स एंड पोर्टल्स। तो रेमेडीज, देखिए आलोक जी, वही मैंने आपको जैसे पहले बोला ना, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। रेमेडीज अपने आप में गलत नहीं है। इनफैक्ट मैं पर्सनली, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बोला कि मैं एक रेकी क्रिस्टल मास्टर हूँ, और मुझे पता है अपने खुद के एक्सपीरियंसेस में ये जो टूल्स हैं वो एड करते हैं किसी सीकर की जर्नी को। लेकिन यहाँ एक एथिकल बैलेंस बहुत जरूरी होता है।
ऐसे अगर बोलूँ कि मान लीजिए कोई सीकर है, कोई कोई यूजर है जो मेरे पास आता है जो कि फाइनेंशियल क्रंच में है, नौकरी ढूंढ रहा है, ऐसे में अगर मैं आपको रीडिंग की शुरुआत में ही बोलूँ कि भाई आप ये जेमस्टोन खरीद लीजिए ना, हाँ और सही बात। अगर हाँ ये जेमस्टोन खरीद लीजिए, इससे आपकी जो लक्ष्मी वर्षा होने लगेगी, या और जेमस्टोन अपने आप में हजारों रुपए का है। हाँ, तो वही हम्म। प्रैक्टिकल एडवाइस नहीं लगेगा ना। इसलिए एक सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे एक सेंसिटिविटी और डिसर्निंग बहुत जरूरी है। रीडिंग का सपोर्ट का पहला उद्देश्य जो है क्लैरिटी होना चाहिए, कमेंट्स नहीं ना। और एक बहुत थिन लाइन है जिसको जनरली लोग जिसको ओवरलुक कर देते हैं या उसको क्रॉस ओवर कर लेते हैं। इसलिए आयरनी जो है कि जो मोस्ट एप्स हैं जो ये जो कमर्शियल इंटरेस्ट के साथ ड्राइव करते हैं, इसलिए आपको उसमें अपनी भूमिका निभानी और बनानी बहुत जरूरी है। दूसरा एक एस्पेक्ट है जो प्रैक्टिकल रियलिटी या कॉन्स्ट्रेंट, जो दोनों ही मान लीजिए कि इस प्लेटफॉर्म पे जो सीकर्स आते हैं ना, वो टेक्निकली प्लेटफॉर्म के इकोसिस्टम का हिस्सा होते हैं आलोक जी। अच्छा। ये रीडर्स के पर्सनल क्लाइंट्स नहीं होते ना, क्योंकि जो एप्स हैं जनरली आप उसमें जो एस्ट्रोलॉजर्स को देखते हो ना, उनकी स्टेज नेम होते हैं, उनके वो रियल नेम नेम नहीं होते। और ये बात ओके। जाननी बहुत अच्छा जरूरी है, क्योंकि अच्छा जनरली अच्छा। हाँ, क्योंकि जनरली ये पता नहीं होता, लेकिन अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको वो स्टेज नेम देते हैं। हम्म। जिससे इसलिए अगर आप पूरी सिंसेरिटी के साथ, शिद्दत के साथ किसी को सपोर्ट दे भी रहे हैं, और आपको देना भी चाहिए, जो हम्म। लॉयल यूजर बेस जो आप बना रहे हो वो प्लेटफॉर्म के एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है, ना कि डायरेक्टली आपसे, राइट। हम्म। तो इसका मतलब ये है कि, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि जो कुछ भी ये बिल्कुल ही ग्लूम एंड डूम काइंड ऑफ अ सिनेरियो है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने तो 10 साल से मैं यही कर रही हूँ और अभी भी कर ही रही हूँ आलोक जी। तो मैंने जो जो बीच का रास्ता जिसको मैंने बोला ना, जो मैंने अपनाया है, जो मैं शेयर करने की मैं जो शेयर करना चाहती हूँ कि वो ये जो प्लेटफॉर्म है एक्सीलेंट लर्निंग ग्राउंड है। हाँ, यहाँ पे आपको लगातार अलग अलग बैकग्राउंड्स के जो सीकर्स हैं, यूजर्स आते हैं, उनका फीडबैक मिलता है, और वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है आपके स्किल सेट को रिफाइन करने के लिए। हम्म। और कई एप्स जो हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, वो लाइव सेशंस या वीडियो इंटरैक्शंस आपको करने के लिए मौका देते हैं वन ऑन वन फॉर्मेट में। तो अगर शुरुआती दौर पे जैसे मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थी या हेजिटेंट थी, कैमरा शाई थी, तो समवेयर इट हैड अलाउड मी टू ब्रेक दैट hesitation within me, right? So it's an excellent on job training। और इन एक्सपीरियंसेस को अगर सही पर्सपेक्टिव में लिया जाए और सही इंटरेक्शन से धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजर जो है वो कॉम्पिटेंस को अपने पॉलिश करता है, क्रेडिबिलिटी को शेप करता है। इसलिए चैलेंजेस जरूर है आलोक जी, लेकिन अवेयरनेस और एथिक्स के साथ अगर इसे अप्रोच किया जाए, तो ये जर्नी सीखने और ग्रो करने के लिए मीनिंगफुल स्पेस भी बन सकती है। वेरी गुड। चलो मज़ा आ गया आपकी बात सुन के। और ये तो बात बड़ी मज़ेदार लगी मुझे कि जो इनके जो नाम होते हैं, बहुत सारे रीडर्स के वो रियल नेम्स नहीं होते, और जैसे एक तरह के पेन नेम कहें या स्क्रीन नेम्स कहें, तो वो स्क्रीन स्टेज नेम्स नेम्स, होते हाँ, हैं। हाँ, स्टेज नेम्स होते हैं। और स्टेज। देखिए एप्स और प्लेटफॉर्म्स अपना खुद का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। सो आई थिंक हाँ। इट इज इन ऑल फेयरनेस, अगेन you one needs to take all these aspects with a pinch of salt ना, and see हाँ सही बात। what it is there for me। मतलब मैं उसको इस लिहाज से देखती हूँ कि मुझे किस तरीके से, क्या मुझसे ले रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे क्या मिल रहा है या मैं क्या क्या ले सकती हूँ in order to grow myself, as not और as a दूसरा ये कि professional। हमें तो रीडिंग से मतलब है, वो जी वो आदमी कितना जेन्युइन आपको रीडिंग करके बता रहा है, क्या रिजल्ट्स दे रहा है, उससे ज्यादा मतलब है वो है कौन, उससे हमें क्या करना है, किसी को भी नहीं, क्या करना है। जी। वो यूजर के पर्सपेक्टिव से तो बिल्कुल सही धारणा है हाँ आलोक जी, हाँ। लेकिन जब आप इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में जाते हैं और आपको लगता है कि आप इतने बड़े यूजर कम्युनिटी को लेके बाहर निकलेंगे या उनसे आउटसाइड द एप्स या प्लेटफॉर्म्स कनेक्ट कर सकते हैं, तो जो एक्सपेक्टेशंस है आपकी, उनको रियल टाइम में सेट करना जरूरी है ना, सही बात। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता, और फिर वो एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, और वो एथिक्स के भी आपके खिलाफ हो जाता है ना। चलिए तो आगे चलते हैं। अब एक और चीज या एक और शय जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई। यस यस तो यस, अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी इसका जिक्र होता रहता है। तो बिल्कुल। आपके हिसाब से इस पूरी स्पेस में एआई का क्या रोल है?
देखिए एआई का रोल तो बहुत बड़ा है और हमारी हमारी इस स्पेस में क्या हमारे पूरे जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में एआई जो है एक तरीके से ऐसे इंटीग्रेट हो गया है कि हम उसको एक तरीके से ना लक्ष्मण रेखा नहीं बन पाई, वो डिफाइन हाँ। नहीं कर सकते ना। तो एक हाँ। रेलेवेंट सवाल है क्योंकि एआई लगभग हर प्रोफेशन में किसी ना किसी तरीके से उसको रिफाइन या डिफाइन कर रहा है और ये स्पेस जो एस्ट्रो कम्युनिटी है उससे अलग नहीं है। ओके। जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, हमारी चर्चा हो रही है आलोक जी, उसमें देखिए कुछ ब्रॉड कैटेगरीज है जहाँ पे एआई काम कर रहा है। और अगर मैं उसको सेग्रीगेट करके बोलने की कोशिश करूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, देखिए पहला तो है वो प्लेटफॉर्म के लेवल पर एआई कैसे काम करता है ना। हम्म। क्योंकि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो एआई का इस्तेमाल करते हैं यूजर इंटरफेस के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए ना। अच्छा। बहुत सारे चेंजेस मेरे देखते देखते आए हैं। इनफैक्ट फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, इनफैक्ट एवर सिंस चैट जीपीटी एंड एआई modalities and tools like that have come in, तो वो तो 360 डिग्री ओवरहॉल हो गया है। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्वेरीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, सीकर्स को डिफरेंट रीडर सजेस्ट करने के लिए, क्विक इंसाइट्स या बेसिक हॉरोस्कोप के स्नैपशॉट्स देने के लिए, या फिर बैकएंड में रीडर्स की परफॉर्मेंस को, रिस्पॉन्स को, एंगेजमेंट्स को ट्रैक करने के लिए एआई का यूज करते हैं ताकि ये जो पूरा प्लेटफॉर्म का जो इकोसिस्टम है वो स्मूथली चल सके, राइट। ओके। तो दिस वर्क्स एज अ इट इज डेफिनेटली a supportive tool, right, and an enhancing one also. दूसरा जो है वो सीकर्स के लिए ना, हाँ। जो सीकर्स के पर्सपेक्टिव से जो कि फैसिलिटीज यूज करने के लिए आ रहे हैं, वो एआई का इस्तेमाल करते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे बर्थ चार्ट देखने के लिए, क्विक अंडरस्टैंडिंग या मैट्रिमोनियल मैच अलायंसेस के लिए बहुत अक्सर यूज होता है। ये एप्स और प्लेटफॉर्म्स आपको फ्री में उसको एक्सेस करने का मौका देते हैं ना, ताकि एक तरीके से यू फील आपका वैल्यू फॉर टाइम के लिए, सो दैट आप आगे एंगेज करो उनसे। ये देखना कि किस रीडर की एक्सपर्टीज उनके सवाल के साथ मैच करती है, यहाँ पे भी एक एआई बहुत बड़ा रोल, एक मतलब नॉट ओनली मैट्रिमोनियल अलायंसेस, लेकिन आपके किस तरीके की रीडिंग अप्रोच आपको चाहिए उसके हिसाब से भी वो आपको आपके कंसल्टेंसी प्रोवाइडर या आपके जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके साथ आपको मैच करती है, जो कि एक फर्स्ट लेवल ऑफ एक्सप्लोरेशन बन जाता है। तीसरा मैं बोलूं तो रीडर्स के पर्सपेक्टिव से, यानी कि जहां मैं बैठती हूँ मेरे पर्सपेक्टिव से, एआई का सपोर्ट एक टूल की तरह से काम करता है, रिसर्च करने के लिए, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, नोट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए, फॉलो अप मैसेजेस ड्राफ्ट करने के लिए, ताकि जो यूजर्स हैं या सीकर्स हैं उनको लगे कि उनकी जर्नी के साथ को जेन्युइनली एक्नॉलेज किया गया है और एक कनेक्शन जो है वो ऑनगोइंग बेसिस पे बना हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर तीनों एस्पेक्ट्स को, कड़ियों को हम जोड़ के देखने की कोशिश करें, तो एआई जो है वो एक इंफॉर्मेशन देता है, पैटर्न दिखाता है, एफिशिएंसी भी बढ़ाता है, लेकिन एक्चुअल जो रीडिंग होती है, जो आपने पहले भी बोला कि उसमें जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी और इंट्यूशन है। तो कई बार जो सीकर पूछ रहा होता है उसके पीछे का जो रियल कंसर्न है, जो असल जवाब है या असल सवाल है, वो कुछ और होता है। और वो एक नुआंस जो है ना आलोक, एक इंसानी बेहतर समझ सकता है क्योंकि वो शेयर्ड एक्सपीरियंस या कलेक्टिव मेमोरी से आता है ना। इसलिए एआई को अगर टूल की तरह से इस्तेमाल किया जाए तो वो बहुत यूजफुल है, हाँ। लेकिन अगर कोई उस पर पूरी तरह से निर्भर हो जाए, जो मैंने ब्रॉड कैटेगरीज लिस्ट करी ना, प्लेटफॉर्म है, यूजर है, सीकर है, रीडर है, तब ये इंट्यूशन या अंडरस्टैंडिंग को साइड स्टेप कर देता है और शॉर्ट टर्म कन्वीनियंस तो हो जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म रन में अप्रोच सस्टेनेबल नहीं रहती, राइट। तो एज फार एज आई एम कंसर्न आलोक जी, जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में बोलती हूँ कि जो इफेक्टिव यूज ऑफ एआई एज अ टूल, असिस्टेंट की तरह से मैं उसको यूज करती हूँ अपनी सर्विसेज को पॉलिश करने के लिए, सीकर की जर्नी को असिस्ट करने के लिए, लेकिन रीडिंग्स की इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग और गाइडेंस हमेशा ह्यूमन इंसाइट से आती है। संतुलन यही है कि एआई आपके लिए सहायक टूल रहे और आप एआई के लिए नहीं। एआई जो है वो मिमिक कर सकता है ह्यूमन एम्पैथी को, बट रेप्लिकेट नहीं करता। और ये कहूँ आखिरकार में जो भी सर्विस आप दे रहे हो उस पर आपकी समझ और आपकी संवेदना की छाप होनी चाहिए, ना कि किसी एल्गोरिथम की। हाँ बिल्कुल, मैं समझ आ गई बिल्कुल। जैसे अगर संगीत की भाषा में कहें तो जो मेन वोकल्स हैं वो आपके होने चाहिए, भले एआई बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह पीछे पीछे चलता है। तो इसी बात पे, बैकग्राउंड म्यूजिक और वोकल्स की बात पे हम रुक के एक गाना सुन लेते हैं।
कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। ओ, ओ, ओके, वेलकम बैक चंद्रा जी। तो अब अगर ये बताइए कि कोई पहली बार किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के बारे में अगर सोच रहा हो तो आम तौर पर उसके मन में किस तरह के सवाल या डाउट्स आते हैं। मतलब एक तो अपने सवाल तो उसके दिमाग में होंगे, लेकिन जब वो पहली बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार चाहेगा कि मैं किसी तरह इसमें इनिशिएशन करूं, तो वो क्या सोच रहा होता है, किस तरह के डाउट्स लेके आता है आपके पास? देखिए, ये मेरे ख्याल से सवाल आप उस पर्सपेक्टिव में बोल रहे हो जैसे कि कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहे, राइट? तो मैं इसको आप देखिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर की बहुत ब्रॉड कैटेगरी होती है और मैं क्योंकि खुद एक टैरो एडवाइजर हूँ, तो मैं उस रेल में इस सवाल का जवाब देना चाहूंगी। ऑफ कोर्स दिस अप्लाइज टू एनी एंड एवरी कैटेगरी, राइट? तो जो आजकल जो लोग जल्दी में, हाँ, जो जल्दी में या बहुत एक तरीके से एक एंथुसियाज्म होता है कि भैया मुझे समझ में आ गया, मैं दूसरों को भी एक उनके लिए रीड करना चाहूंगी, हाँ, एज सर्विस प्रोवाइडर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना चाहूंगी। तो एक चीज जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, अगेन दिस इज आई एम शेयरिंग फ्रॉम माय ओन लिव जर्नी एंड एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग रेड ऑन दीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फॉर ओवर द इयर्स, क्योंकि आजकल जो इन्फॉर्मेशन जो है ना आलोक जी, कि आप झटपट, हाँ, कुछ भी बन सकते हो आप, सिंगर, डांसर, कुछ भी आप, सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो कुछ कोर्सेज करके, कुछ सर्टिफिकेशंस लेके आपको लगता है कि आपको सब आ गया। तो आजकल इन्फॉर्मेशन इतनी इजीली अवेलेबल है क्योंकि लोगों को लगता है कि बस कुछ वीडियोस देख लिए, कुछ कीवर्ड्स याद कर लिए, तो अब मैं रीडिंग शुरू कर सकती हूँ, लेकिन ये प्रोसेस जो है थोड़ा डीप होता है, क्योंकि जो टैरो है, क्योंकि अगेन गोइंग बैक टू माय एक्सपर्टीज एज अ टैरो एडवाइजर, जो एक इंट्यूटिव प्रैक्टिस है, कोई भी चीज को सीखने के लिए एक लैंग्वेज सीखने जैसा होता है ना। कोई भी आप नई चीज सीखे, चाहे आपने म्यूजिक का जिक्र किया, हाँ, तो सरगम से तो शुरू करेंगे ना। तो शुरुआत में आप अल्फाबेट सीखते हैं, फिर धीरे धीरे वोकैबुलरी सीखते हैं, और फिर आप सेंटेंसेस समझ में आने लगते हैं, और फिर कॉन्टेक्स्ट समझ में आने लगता है, और लर्निंग वहीं से शुरू होती है। बहुत से जो बिगनर्स हैं, और मेरे जो लिंक्डइन प्रोफाइल पे अक्सर मुझे ऐसे लोग टकराते हैं, मिलते हैं, गाइडेंस लेते हैं, सलाह लेते हैं, जिनको लगता है कि कुछ कीवर्ड याद करने की कोशिश करते हुए, हाँ, आप जो है वो रीडिंग करने के लिए आप तैयार है, हाँ, तो कीवर्ड्स आपको याद करते हैं, वो अच्छी बात है, क्योंकि फाउंडेशन वहीं से बनती है। क्योंकि रीडर्स, लेकिन कोई भी रीडर सिर्फ कीवर्ड या थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग पे अगर रुक जाता है, तो रीडिंग जो है वो मैकेनिकल हो जाती है। तो रिकमेंडेड टूल्स के तौर पे जो आपने पूछा, जो इनसाइट के तौर पे पूछा आपने, जर्नलिंग, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, ये सारे जो टूल्स हैं, मैं आज भी इतने सालों बाद भी ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस अपने यूज करती हूँ, बिकॉज इट अलाउज मी टू बिकम टू पॉलिश माई स्किल सेट, इफ आई मे से सो, राइट? असल अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब कार्ड्स को आप कीवर्ड्स या थ्योरी के बेस में नहीं पढ़ के सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में आप देखना शुरू करते हो। आप उसके लिहाज से, जैसे बड़े बड़े जो बेसिक, जो मोस्ट यूज्ड जो तरीका है, उसमें आप 1 कार्ड ड्रॉ कर सकते हो या 1 कार्ड ड्रॉ पर वीक कर सकते हो। तो आप जो है उस जर्नी को धीरे धीरे आप उसको, टैरो की जो इंटरप्रिटेशंस को आप रिच बनाते हो। तो एक बेसिकली इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू काइंड ऑफ कीप रीडिस्कवरिंग योरसेल्फ। रीडिंग और कंटिन्यूड रिसर्च इसके लिए बहुत जरूरी है। कुछ ऑथर्स हैं, जैसे मैरी के ग्रीर है, जिनको मैं खुद पर्सनली इंस्पायर्ड हूँ उनकी जर्नी से।
तो लर्निंग का जो प्रोसेस है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर करने का नहीं, एक ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्शन का है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है आलोक जी वो है पेशेंस। ओके। क्योंकि ये कोई रेस नहीं है ना, जितना समय आप अपने लर्निंग प्रोसेस को दोगे उतनी ही आपकी रीडिंग नेचुरली डीपन हो जाएंगी। इट्स ऑलमोस्ट लाइक द मोर यू ड्राइव अ कार द बेटर द ड्राइवर यू बिकम, राइट? और यहाँ पे तो आप सिर्फ अपनी अकेले की गाड़ी नहीं चला रहे हो ना, यू आर एक्चुअली काइंड ऑफ टेकिंग अदर्स अलोंग। अगर आप तो बस ड्राइवर हो, आपके पीछे आपके सवारियां भी है। आप पता लगा आप किसी और को गाइड कर रहे हो और आप खुद ही अगर सॉर्टेड नहीं हो तो फिर आप उसको भी साथ के साथ, एग्जैक्टली। तो अगर कोई इस बात को जेन्युइनली एक्सप्लोर करना चाहता है तो क्यूरियोसिटी के साथ साथ कंसिस्टेंट लर्निंग और सीकिंग स्पिरिट बहुत जरूरी है आलोक जी। सही बात। तो अब देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है कि जब एक रीडर या आप अलग अलग लोगों के लिए रीडिंग्स हो रही हों तो इसमें एनर्जी भी काफ़ी इंटेंस हो सकती है और काफ़ी एनर्जी लगती भी है। तो ऐसे में ये कैसे इंश्योर किया जाए कि हर रीडिंग फ्रेश और सेंटर्ड या फोकस्ड रहेगी? तो इस पे क्या टेक है आपका? देखिए आलोक जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और ऑनेस्टली इस एस्पेक्ट पर, इस मुद्दे पर उतनी बात नहीं होती जितनी होनी चाहिए ना, क्योंकि हम बाहर के आडंबरों में इतना खोए और उलझे रहते हैं ना, अगेन यू नो टू डू विद द कॉमर्शियल इंटरेस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ द होल थिंग। बट जब आप लगातार रीडिंग कर रहे हो आलोक जी, तब आप सिर्फ सवाल नहीं सुन रहे होते, आप लोगों की सिचुएशंस, उनके स्ट्रगल्स, उनके इमोशनल वल्नरेबिलिटी के साथ भी जुड़े रहते हो। इसलिए रीडर के लिए खुद का ग्राउंडेड और सेंटर्ड होना बहुत जरूरी है, लाजमी है, वरना धीरे धीरे बर्नआउट हो जाता है। अगेन मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूंगी कि मैंने जो मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, जिसके बारे में हमने अपने अर्लियर पॉडकास्ट में भी जिक्र किया है, बहुत मदद मिलती है। कि पिछले लगभग 20 साल से आलोक जी मैंने बुद्धिज्म को एज ए लाइफ फिलॉसफी के तौर पे अपनी लाइफ जर्नी में इंटीग्रेट किया है। इसके अलावा जो मेडिटेटिव टूल्स हैं, मेडिटेशंस हैं, इनर डिसिप्लिन, जो एस्पेक्ट्स हैं मुझे नेचुरली ग्राउंड करने में मदद करते हैं। सदगुरु मेरे स्पिरिचुअल गुरु रहे हैं, जिनका जिक्र मैंने टाइम एंड अगेन किया है। उनकी जो साधना है, उनकी जो क्रिया है, उनके द्वारा बताई गई, वो सेल्फ अवेयरनेस और बैलेंसिंग बनाए रखने में मेरी मदद करती है। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो अगेन बहुत लोग नहीं इस बारे में जिक्र करते या बताते या जानते, उसमें ये है कि जो जब आप रीडिंग करते हो अपने लिए, दूसरों के लिए, बहुत जरूरी है फॉर यू टू इनबिल्ट और कल्टिवेट अ डेली रिचुअल प्रैक्टिस फॉर योर ओन सेल्फ। नॉट दैट रिचुअल एंड रेमेडीज दैट दीज एप्स एंड पोर्टल्स आर आस्किंग यू टू सेल, लेकिन आपका खुद का एक रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस होनी चाहिए। पर्सनली मेरे लिए मैं एक सूर्य को जल अर्पण देके सुबह ना एक छोटा सा चांट इन्वोकेशन करती हूँ, ताकि एक क्लियर इंटेंशन के साथ दिन की शुरुआत हो पाए ना। दूसरा, मैं डेली बेसिस पे रीडिंग के सेशंस के साथ आमतौर पर एक रिचुअल से शुरू होते हुए के बाद में एक रेकी क्लेंजिंग करती हूँ। और इनफैक्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि मैंने रेकी सीखा ही इसलिए ताकि मैं उसको टैरो के साथ साथ यूज कर पाऊँ अपने और कार्ड्स के ऑरा को क्लेंस करने के लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए। और ये मैं सिर्फ दिन की शुरुआत में ही नहीं करती, बल्कि कई बार जब हेवी रीडिंग हो जाती है ना, उसके बाद भी करती हूँ, ताकि एनर्जी जो है वो रीसेट हो सके। साथ में साथ मैं टैरो के साथ क्रिस्टल्स भी रखती हूँ, बिकॉज आई एम अ क्रिस्टल मास्टर। तो अलग अलग तरीके के क्रिस्टल्स, इनकी अलग अलग, अगेन उस बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हर क्रिस्टल की अपनी अहमियत होती है, लेकिन जो भी कार्ड्स की जो एनर्जी है और पर्सनल ऑरा दोनों फ्रेश रहते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस क्रिस्टल्स। तो ये छोटी छोटी बट पोटेंट जो प्रैक्टिसेस हैं, ना सिर्फ मुझे अलाइन करती हैं, बट सीकर्स के साथ अट्यून रखने में भी मेरी मदद करती है। इसलिए क्या होता है ना आलोक जी कि एवरी सिंगल टाइम मेरा फोकस यही रहता है कि जो भी सीकर रीडिंग सेशंस में आए, चाहे वो 1 मिनट की फ्री इंक्वायरी के लिए आए या 1 घंटे के लंबे पेड सेशन के लिए आए, उसे एक ऐसा स्पेस मिले जहां क्लैरिटी मिले, कंफ्यूजन नहीं। बिकॉज मेरी जो रीडिंग्स हैं, एंड दैट इज आई थिंक सिर्फ मेरे लिए नहीं, बट यही होना चाहिए ऑब्जेक्टिव किसी एक इफेक्टिव रीडिंग सेशन का, एक कंसल्टेंसी, काउंसलिंग एंड थेरेपी सेशन होना चाहिए फॉर होलिस्टिक एंड हीलिंग गाइडेंस ना। क्योंकि बतौर रीडर मेरा खुद का क्लियर, बैलेंस और प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है। आपने बोला ना वो बस ड्राइवर है, अगर बस ड्राइवर ही नहीं अलाइंड रहेगा तो वो तो ना खुद डूबेगा बट दूसरों को भी ले डूबेगा अपने साथ साथ। नहीं, सही बात है। और बस ड्राइवर का अपने पूरे होशो हवास में और उसकी हेल्थ फिजिकल और मेंटल दोनों स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी वो। और इसी तरह रीडर का भी यही है कि वो बिल्कुल मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, तभी तो वो दूसरों को गाइड करेगा। बहुत बहुत बढ़िया जवाब है।
चलिए, तो इसी स्ट्रेंथ के नाम पे और इसी चैलेंजेस के नाम पे हम रुक के एक गाना सुन लेते हैं और फिर आगे इस बातचीत को जारी रखते हैं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। तो चलिए चंद्रा जी, अब मुझे एक आखिर में एक और अहम सी बात बता दीजिए कि अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर बनना चाहे तो ऐसी कौन कौन सी खास बातें हैं जिन्हें उसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए? जी जी आलोक जी, देखिए अगर कोई भी इस स्पेस को या फील्ड को सीरियसली एक्सप्लोर करना चाहता है, चाहे एक रीडर के तौर पे या सीकर के तौर पे, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, राइट? जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, क्योंकि आप यहाँ सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे होते, कई बार आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे होते हो जो कंफ्यूजन में है, इमोशनली वल्नरेबल हैं और क्लैरिटी की तलाश कर रहे हैं ना। तो जैसा कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सिर्फ स्पाइडरमैन के लिए अप्लाई नहीं होता, ये हम सब लाइट वर्कर्स के लिए अप्लाई होता है, हु आर वॉकिंग दिस पाथ। तो कुछ प्रैक्टिकल टेकअवेज हैं फ्रॉम माय ओन लिमिटेड जर्नी आलोक जी, जो मैं क्विक पॉइंटर्स के तौर पे शेयर करना चाहूंगी। एंड आई उम्मीद करती हूँ कि जो सुनने वाले हैं उनको ये मदद करे। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एम्पैथी है। हाँ, एम्पैथी से शुरुआत करें, क्योंकि रीडिंग का मतलब सिर्फ आंसर्स देना नहीं होता, सामने वाले की जो स्थिति है उसको समझना और उसको रिस्पेक्टफुली होल्ड करना होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सेकेंड एस्पेक्ट, जैसे आपने पहले भी बोला, ट्रस्ट बिल्ड करना सीखे। हाँ, क्लियर इनसाइट्स और जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग का कॉम्बिनेशन ही सीकर को वापस लाता है। हाँ, नहीं तो इट इज ऑलवेज वंस एंड अ डन काइंड ऑफ अ रीडिंग, राइट? एक बार तो वो आपके पास आ गया, दोबारा क्यों आएगा? तो सिर्फ कीवर्ड जोड़ देने से एक मीनिंगफुल गाइडेंस नहीं बनती है। तीसरा जो है वो लर्निंग को कंटिन्यूअस रखे। जैसे मैंने बोला कि किताबें पढ़ें, आपके जो भी कोई इंस्पिरेशन है आप उनसे ड्रॉ करें और रिसर्च अपनी रखें,
क्योंकि ये तो अथाह है, तो ओशन है ना, हमें तो एक बूंद भी नहीं पता उसकी, तो उसमें आप एक यूनिवर्सल विजडम है, तो स्टडी, प्रैक्टिस और रिसर्च तीनों के साथ चलते हैं। रीडिंग एक क्राफ्ट है जिसमें समय के साथ जिसको आपको रिफाइन और रीडिस्कवर करना पड़ता है। फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत अहम है और ये हम अक्सर मिस कर जाते हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस है उनको उसको वाइजली सेट करें। हाँ, किसी भी यूजर को, स्पीकर को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, देखिए नथिंग इज मोर डेंजरस हाँ देन गिविंग समवन अ फॉल्स होप, राइट? हाँ, तो हर रीडिंग एक पूरी कहानी नहीं होती, कभी कभी फॉलो अप थीम्स या डिस्कशंस जो हैं वो चाहिए होते हैं स्पीकर को क्लैरिटी देने के लिए, तो उनको आप बताएं कि भाई यस एंड नो से के बियॉन्ड भी इसमें आपकी दुनिया है, और उनको इंकरेज करें टू कम बैक फॉर another session so that you can give them a clear answer, right? And a rounded answer. तीसरा, और वो आप कैसे करेंगे, वो है कि कनेक्शन बनाए रखें, क्योंकि पर्सनलाइज मैसेज और होलिस्टिक गाइडेंस के साथ आप सिंपल चेक इन दे, छोटे छोटे, और इस एप्स और प्लेटफॉर्म्स की एक खासियत ये है और खूबी मैं कहूंगी कि वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं टू कनेक्ट विद द यूजर और द स्पीकर वंस दे हैव लेफ्ट द सेशन ना। तो वो एक आपको एंगेजमेंट का एक विंडो या चैट बॉक्स मिलता है जिसमें आप उनको हेलो हाय आप बोल सकते हैं और आप उसमें आप इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई आपने एक बार रीडिंग करके उसको ठंडे बस्ते में नहीं डाल दिया, आप एक तरीके से उनको फॉलो अप करें, रिस्पॉन्सिव रहें, क्योंकि रीडिंग को अभी भी क्या होता है आलोक जी, जो मेरे रेगुलर यूजर्स हैं, कभी कभी मैं ऑफलाइन भी होती हूँ, तो उनके जब जब उनके सवाल आते हैं तो आउट ऑफ माई ओन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर देम ना। तो रीडिंग के बाद आप वो अपना कनेक्शन जो है आप अपने आप को अवेलेबल रखें, क्योंकि जब आपको कोई, इट्स एन एसओएस, राइट? रीडिंग इज बेसिकली एन एसओएस। समटाइम्स नॉट ऑल द रीडिंग्स आर एन एसओएस, लेकिन कभी कोई डिस्ट्रेस में है, कंफ्यूजन में है, तो वो आपको अगर याद कर रहा है तो आपको एक जिम्मेदारी का एहसास के चलते ना आपको अवेलेबल होना होता है। नहीं, सही बात। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने पहले जो शुरुआत में हमने एक जिक्र किया ना कि भाई मनी स्पिनर, हाँ, तो नंबर के पीछे मत भागिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म जो है वो टारगेट्स देते हैं, मैट्रिक्स भी देते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ उसी पे फोकस बनाएंगे तो हमारी जो जर्नी है वो ना सिर्फ मैकेनिकल बन जाती है, बट द वेरी पर्पस व्हाई वी आर देयर इज डिफीटेड ना। देखिए मैंने कॉर्पोरेट जॉब इसलिए छोड़ी या उसको अलविदा इसलिए कहा बिकॉज आई वाज ओनली डीलिंग इन नंबर्स और मोस्टली डीलिंग इन नंबर्स, राइट? और अगर मैं यहाँ पे भी आके एप्स और प्लेटफॉर्म्स के नंबर गेम में अगर उलझ जाऊंगी तो आई वाज बेटर ऑफ देयर, राइट? सो आई थिंक वो चीज इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी इंडिविजुअलिटी बनाएं, क्योंकि हर रीडर की एनर्जी, टोन, अप्रोच अलग होती है, और ऑथेंटिसिटी के साथ साथ आपकी पहचान बनती है आलोक जी। और मैं अपनी जर्नी से बोलूंगी कि धीरे धीरे बूंद बूंद से सागर बनता है, और आज मैं उस मुकाम पे हूँ जहाँ मेरी जो यूजर्स के जो टेस्टिमोनियल्स है ना, वो मेरे लिए ही बिगेस्ट रिवॉर्ड एंड अवार्ड है। तो प्रैक्टिकल बात यह है कि जो भी इस फील्ड को लॉन्ग टर्म परस्यू करना चाहता है, तो प्लेटफॉर्म्स पे काम करना एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके साथ साथ अपने एक पर्सनल स्पेस बिल्ड करना बहुत जरूरी है। और अगेन शेयरिंग फ्रॉम माय ओन जर्नी कि मुझे ये बात काफी अर्ली स्टेज पे समझ में आ गई थी, और यही एक थॉट था जो मेरा ब्रांड स्पेस है टेलरटेल टैरो, जहां मेरे सीकर्स जो हैं मेरे साथ वन ऑन वन कनेक्ट कर सकते हैं, और मैं अपनी जर्नी और लिव्ड एक्सपीरियंसेस को उनके साथ ऑनेस्टली शेयर कर सकती हूँ, ताकि टैरो के साथ का जो कनेक्ट है वो मीनिंगफुल बन पाए। और इसी वजह से शायद डिस्पाइट द गैप्स जो स्टिल एग्जिस्ट करते हैं प्लेटफॉर्म्स पे, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए एप्स और प्लेटफॉर्म्स अलग तरीके से काम करते हैं और किसी और के लिए किसी अलग तरीके से, लेकिन वो जो गैप्स हैं वो मेरे लिए रुकावट नहीं है, बल्कि मुझे मौका देते हैं टू क्रिएट मीनिंगफुल वैल्यू क्रिएटिंग कंटेंट, जैसे कि आज का हमारे पॉडकास्ट है, राइट? हम मेरे पास वो जगह है, वो स्पेस है, ताकि हम ये पॉडकास्ट क्रिएट कर पाए, इसलिए वो गैप्स जो है मेरे लिए बेमानी हो जाते हैं। तो मैं अपने लिसनर्स को, आपके लिसनर्स को यही इंकरेज करूंगी कि प्लेटफॉर्म्स का उपयोग जरूर करें, लेकिन साथ साथ अपना ऑथेंटिक स्पेस और कम्युनिटी बनाएं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जर्नी सिर्फ दूसरों को गाइड करने के लिए नहीं, सेल्फ ग्रोथ की भी जर्नी होती है। एंड विद दैट आलोक जी, आई वुड से दैट इज माय विश एंड प्रेयर्स फॉर ऑल योर लिसनर्स। जो श्रोता सुन रहे हैं या उनके मन में अभी भी कोई सवाल है, तो मैं उन्हें इन्वाइट करूंगी कि वो मेरे YouTube चैनल पर आए, वहां मैं अपने एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स को रेगुलर बेसिस पे शेयर करती हूँ, और अगर कोई सवाल रह गए हैं तो वो मुझे वहां पूछ सकते हैं, क्योंकि इस बात पर लर्निंग और शेयरिंग दोनों साथ ही चलती है। नहीं चंद्रा जी, बहुत मज़ा आ गया आपकी बात सुनकर, और ये भी बहुत अच्छा लगा चूँकि आप अब इस फील्ड में या इस स्पेस में काफ़ी सीनियर हो गई हैं, तो आपने जो लोग एस्पिरेंट हैं या इस लाइन में आना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी गाइडेंस दी है, बहुत एक तरह का
ऐसी बातें बताइए जो अगर वो ध्यान में रखें तो उनकी जो जर्नी है और जो ग्रोथ है वो वो बहुत अच्छी रहेगी। और बेसिकली बात ट्रस्ट की है, ऑनेस्टी की है, इंटेग्रिटी की है। वो प्रोफेशनल इंटेग्रिटी जब तक आप में नहीं होगी तब तक आप को वैसे काम की कहीं कोई कमी नहीं है, आपको हमेशा सीकर्स मिल जाएंगे। लेकिन बात है प्रोफेशनल इंटेग्रिटी की और मेहनत की और एम्पैथी बिल्कुल की। बिल्कुल आलोक जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए दोस्तों, यह थी आज की दिलचस्प बातचीत। उम्मीद है इस डिस्कशन ने आपको एक और नया पर्सपेक्टिव, नया मार्गदर्शन दिया होगा। अगर आपको यह बातचीत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने थॉट्स, क्वेश्चंस और फीडबैक हमें ज़रूर भेजें। आपका समय, आपका साथ और आपकी भागीदारी ही इस मंच को मीनिंगफुल बनाती है। तब तक के लिए मैं हूं आरजे आलोक, आपसे इजाजत चाहता हूं। फिर मिलेंगे एक नई बातचीत के साथ इसी मंच पर। नमस्कार।